Hello students, today we will study about paragraph 13.3 measurement of time class 7th NCERT साइंस। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम आज सीखेंगे कि टाइम को किस तरह से मेज़र किया जाता है और पहले के टाइम जब लोग किस तरह से मेजर करते थे, हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो किस तरह से टाइम को मेजर करते थे, इन सब बातों को आज हम सीखेंगे। If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? कि स्टूडेंट वैसे तो आप सबको पता है टाइम का मेजरमेंट क्लॉक के से हम देखकर इजीली कर सकते हैं, बट स्टूडेंट अगर हमारे पास क्लॉक ही नहीं है, वॉच ही नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, कि क्या टाइम हुआ है। Have you ever wondered how your elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? और आपको पता है स्टूडेंट, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, वो बड़ी इजीली टाइम को अप्रोक्सीमेटली मेज़र कर लेते हैं, बस शैडो को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, जबकि हम एकदम से इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ द मंथ ए ईयर? और इसके अलावा स्टूडेंट एक महीने के टाइम इंटरवल को और एक 1 ईयर के टाइम इंटरवल का कैसे मेजरमेंट करते हैं। आइए इन सब क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, के जो हमारे पूर्वज थे, नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि हमारे पूर्वजों को पता था स्टूडेंट, उनके पास क्लॉक वॉच कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद अपने कुछ इवेंट्स को रिपीट करते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझते स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। कि हमारे जो एंसेस्टर से पूर्वज थे, उन सबको पता था कि सनराइज़ हर सुबह जरूर होता है, तो वन सनराइज से नेक्स्ट सनराइज के बीच का जो टाइम था स्टूडेंट, उन्होंने उसे 1 डे के इक्वल मेज़र कर लिया था। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम 1 न्यू मून टू द नेक्स्ट। और एक महीने के टाइम का पता वो मून की सिचुएशन को देखकर लगाते थे कि जो न्यू मून डे आता है, न्यू मून डे यानी जिस दिन चंद्रमा अमावस्या के बाद फर्स्ट डे जो निकलता है, न्यू मून डे होता है स्टूडेंट। जो न्यू मून डे से अगला जो न्यू मून डे आएगा, तो उसके बीच में वो अंदाज़ा लगा लेते थे, मेजर कर लेते थे कि 1 मंथ का टाइम बीत गया है। इसी तरह से ईयर का पता लगाने के लिए ए ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। कि हमारी जो अर्थ है, सन का जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो 1 ईयर का टाइम हो जाता है। तो इस इवेंट से वो 1 ईयर का पता लगा लेते थे। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे, बट स्टूडेंट अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम दिन के भी छोटे भाग का समय, छोटे से छोटे हिस्से के समय का पता लगाएं, उसको मेजर करें। तो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट क्लॉक्स और वॉचेज की ज़रूरत पड़ी। Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? कि स्टूडेंट इसीलिए वॉच और क्लॉक की आवश्यकता पड़ी, क्लॉक और वॉचेज बनाए गए। क्या आप इस बारे में आश्चर्य होगा स्टूडेंट कि क्लॉक और वॉचेज किस तरह से टाइम को मेजर कर लेते हैं, एक एक सेकंड का वो हिसाब कर देते हैं, यानी मेजरमेंट कर लेते हैं एक सेकंड की भी। द वंडरिंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. कि स्टूडेंट जितने भी क्लॉक्स हैं, वो सभी के डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट स्टूडेंट सभी वॉचेज एंड क्लॉक्स जिस प्रिंसिपल रूल पर काम करते हैं, वो है पैरोडिक मोशन। पैरोडिक मोशन के बेस पर ही सभी वॉचेज एंड क्लॉक काम करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, जो वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, वॉल क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम है, जो इसकी हमेशा पैरोडिक मोशन में रहता है, और टेबल क्लॉक की जो मशीनरी है स्टूडेंट, उसके अंदर भी
पेरियोडिक मोशन होता रहता है। और आजकल डिजिटल क्लॉक्स भी आ गई हैं, सम कॉमन क्लॉक्स के फिगर दिखाए गए हैं। तो सबका डिज़ाइन अलग है, बट स्टूडेंट सभी जिस बेस पर काम करते हैं वो है पेरियोडिक मोशन। आइए इसे आगे समझते हैं। फिगर 13.4 में स्टूडेंट ए सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है। दिस इज ए सिंपल पेंडुलम। और 13.4 में डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई हैं। इसका जो नीचे का पार्ट है जिसको बॉब कहा गया है, इसकी डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। दिस इज पेंडुलम स्टूडेंट और दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉब। और इस फिगर में इस बॉब की 3 पोजीशन दिखाई गई हैं। ओ पोजीशन पर ये रेस्ट पोजीशन में रहता है, फिर ये लेफ्ट साइड ए पोजीशन पे चला जाता है, फिर वह अपनी मोशन को बी तक ले जाता है, फिर वापस से ए पर ओ पर आएगा, फिर ए पर। इस तरह से ये अपनी मोशन को स्टूडेंट रिपीट करता रहता है। तो इसी बेस पर जो वॉचेज हैं, क्लॉक्स हैं, काम करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिज्ड स्टैंड बाय ए थ्रेड। द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। कि स्टूडेंट जो सिंपल पेंडुलम है उसमें जो नीचे की पार्ट है, जो मेटलिक बॉल है, जिसे थ्रेड के साथ लटकाया गया है फिगर में, जिसको बॉब की भी कहा जाता है, बॉब पार्ट, जो कि मोशन में रहता है। फिगर 13.4 ए में शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजीशन। कि ए नंबर फिगर में पेंडुलम क्या है, रेस्ट पोजीशन में। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो यानी ऑसिलेशन मोशन में आ जाता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरोडिक और एन ऑसिलेशन मोशन। कि पैरोडिक मोशन को, ऑसिलेशन मोशन को ही टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन भी इसी का नाम है, पैरोडिक मोशन भी इसी का नाम है, और टू एंड फ्रो मोशन भी इसे ही कहते हैं, जिसमें पेंडुलम को दिखाया गया स्टूडेंट कि जो पेंडुलम है ओ पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन में है, फिर ये ए पे गया, फिर बी पोजीशन पे गया, फिर ओ पे आता है, फिर ए पे जाता है, फिर ओ पे आता है, फिर बी पे जाता है। इस तरह से क्या स्टूडेंट, ये पेंडुलम अपनी पोजीशन को रिपीट करता रहता है, अपने मोशन को रिपीट करता रहता है। इसे ही पेरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. कि स्टूडेंट क्या बताया गया कि वन ऑसिलेशन कब होता है, जब रेस्ट पोजीशन से ए पोजीशन पे गया, फिर बी पे गया, फिर वापस ए पे आया, तो उसे वन ऑसिलेशन कहा जाता है। आप इस फिगर में समझ सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज बॉब ऑफ द पेंडुलम। रेस्ट पोजीशन है ओ पॉइंट पर, ये पेंडुलम ए पे जाएगा। जब हम इसको पकड़ के यहाँ तक लाएंगे तो ए पे आ गया। जब से इसको हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ये तुरंत ओ से होता हुआ बी पोजीशन पे जाएगा और वापस से ओ पोजीशन पे आएगा, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। इसे हम इस सिचुएशन को स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि पेंडुलम ने मान लो स्टूडेंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट किया, ए से वो बी पे गया, बी से वापस जब ए पे आएगा तो वन ऑसिलेशन कहलाता है। कहीं से भी ले सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब वापस उसी प्लेस पर आएगा तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है। अगर हम इसे ओ से काउंट कर रहे हैं तो ओ से ए पे गया, बी पे, फिर ओ पे आया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। अगर हम इसे देखते हैं कि ए से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो वापस जब ए पर आएगा, कि बी पर गया, वापस ए पर आया, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, इसे वन ऑसिलेशन कहा जाता है। और इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है पेंडुलम, इसे टाइम पीरियड कहा गया है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स ए टाइम पीरियड। तो इस टर्म को स्टूडेंट टाइम पीरियड कहा जाता है। इसे याद रखना कि वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन
यानी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लिया वो टाइम कितना भी हो सकता है स्टूडेंट, सेकेंड में भी हो सकता है। इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, जिसे हम एक्टिविटी 13.2 से नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आप एक बार 13.2 एक्टिविटी को एक बार रीड कर लेना स्टूडेंट, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज तक जो स्टडी किया उसको रिवाइज करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।